हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक लाइव पोर्टफोलियो का। बेसिकली ये 50,000 रुपीज़ का पोर्टफोलियो है और इन्होंने अभी रिसेंटली ये पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। कुछ जो स्टॉक्स हैं इनमें थोड़े से पुराने हैं और उनमें काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो आपको बेसिकली ये बहुत अच्छी लर्निंग रहेगी और किस तरीके से डाइवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो बनाना है। बेसिकली ये जो पोर्टफोलियो है 50,000 रुपीज़ में भी काफ़ी अच्छा उन्होंने डाइवर्सिफाई किया है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको आखिर तक देखनी चाहिए, बिना विदाउट स्किप करते हुए अच्छे से वीडियो देखिए, आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलेगा और आपको काफ़ी सारी लर्निंग यहाँ से मिलेगी। चलिए तो पोर्टफोलियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 54,000 का यहाँ पे इनका पोर्टफोलियो है फ़िलहाल के लिए जो इन्वेस्ट इन्होंने किया है और उन पे रिटर्न यहाँ पे उनको ऑलमोस्ट 2,200 के रिटर्न्स है। बाकी 56,000 इनकी करंट वैल्यूएशन पोर्टफोलियो की चल रही है। तो सबसे पहला जो स्टॉक है इनका ये है अपोलो टायर्स। ठीक है, अपोलो टायर्स इन्होंने 218 के एवरेज प्राइस पे लिया था और दो फ़िलहाल के लिए उन्होंने बाय किए हैं। बाकी 21 रुपीज़ का इनको प्रॉफिट मिल रहा है। चलिए अपोलो टायर के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मतलब इनको और कोई टायर सेक्टर में कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हो, अपोलो टायर्स का मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन्स किया है उनके पीयर्स के साथ, मतलब उनके जो कंपिटिटर्स हैं उनके साथ। तो जेके टायर्स को मैंने लिया है यहाँ पर, सीएट को हमने लिया है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ को लिया है। एमआरएफ को मैंने नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी उसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है और शेयर स्प्लिट भी नहीं हुए, तो उसको मैंने साइड में रखा है। वैसे अगर मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म की या फिर एक महीने की, तो एक महीने का जो ऑलमोस्ट रेशियो है वो जेके टायर का काफ़ी अच्छा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिले हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अपोलो टायर का थोड़ा सा कम रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। -4% सीएट का भी कम है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का पॉजिटिव में। चलिए 6 मंथ्स के लिए थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड अगर हम करते हैं तो 35% का अपोलो टायर का है और 6 मंथ की मैं बात करूँ तो 75% का जेके टायर का है। सबसे यहाँ पे भी जेके टायर यहाँ पर अच्छा कर रहा है, राइट। बाकी वह एक साल में अगर हम देखते हैं तो एक साल का यहाँ पे चार्ट में दिखा होगा आपको, यहाँ पे भी जेके टायर ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 114% सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जेके टायर के ही मिले हैं। 5 साल की रिटर्न की मैं बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स सब फेल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ ने 5 सालों में 560% के रिटर्न दिया है। अगर सिर्फ मैं टायर इंडस्ट्री की बात करूँ, क्योंकि इन्होंने जो है इनके पोर्टफोलियो में टायर इंडस्ट्री का एक स्टॉक रखा है, दैट्स वाई यहाँ पर ये हमने किया। तो अपोलो इंडस्ट्रीज़ का सबसे मतलब क्या बोल सकते हैं लो रिटर्न है 45% का। बाकी उनसे ज़्यादा जेके टायर, फिर सीएट फिर जेके टायर और फिर सबसे ज़्यादा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, एमआरएफ की तो बात ही नहीं है यहाँ पर, बट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ जो है वो सेक्टर लीडर है। तो मैं हमेशा आपको यही बात कहूँगा कि आपको सेक्टर लीडर को चुनना है। धीरे धीरे से आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ये देगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए धीरे चलेगा, 1 महीना 2 महीना 1 साल थोड़ा सा स्लो चलेगा, बाकी उसके बाद ये शेयर रॉकेट बन जाते हैं जो भी सेक्टर लीडर्स होते हैं। फिर आप एचडीएफसी बैंक को ले लीजिए, आप किसी भी एशियन पेंट्स को लीजिए, आप किसको भी ले लीजिए, लॉन्ग टर्म में ये आपको गेन बहुत ज़्यादा करके देते हैं। चलिए, तो ये हो गया टायर सेक्टर का, थोड़ा सा हमने ओवरव्यू लिया। बाकी अगर मैक्स की भी बात कर लेते तो यहाँ पे भी थोड़ा सा और चेंज जाता है। यहाँ पर सीएट ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दे दिए हैं पूरे जब से इमर्ज हुए सारी कंपनियाँ। फिर उसके बाद अपोलो टायर आता है, जेके टायर आता है। जेके टायर और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज सेम चल रहे हैं, तो अपोलो टायर भी कुछ बुरा नहीं है, लेकिन फिलहाल करेक्शन में है तो आपको लेना चाहिए। बाकी 3,362 के रिटर्न्स यहाँ पे अपोलो टायर ने भी दिए। मैं ये नहीं कहूँगा अपोलो टायर बहुत ख़राब स्टॉक है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, लेकिन डेप्ट इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ पे थोड़ा सा डेप्ट कम है, इनके टायर्स की क्वालिटी भी अच्छी है। तो मुझे लगता है आपको सेक्टर लीडर के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक की मैं बात अगर करूँगा तो एशियन पेंट्स, उन्होंने एक ही क्वांटिटी खरीदे, तो मुझे लगता है अभी करेक्शन में शायद मिल रहा है। हम इसका थोड़ा सा आरएसआई चेक कर लेते। यहाँ पर अगर मंथली आरएसआई हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर
50 पे चल रहा है, तो ये स्टॉक अभी शायद करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सपोर्ट लिया है आप अगर देख सकते हो तो ऊपर 60 पे सपोर्ट है, 2 बार सपोर्ट लिया है, डबल डिप है। तो मुझे लगता है आराम से ये 40 तक ये स्टॉक 40 RSI तक जाएगा। तो एशियन पेंट्स जब करेक्ट होगा 40 पे RSI आएगा तो आप इसके शेयर्स को ऐड कर सकते हो आपके पोर्टफोलियो में। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रखोगे उतना डिविडेंड भी आपको अच्छा मिलेगा और आपका जो स्टॉक है उस पे ऊपर प्रॉफिट भी आपको अच्छा मिलेगा। थर्ड यहाँ पे FMCG सेक्टर की जो वहाँ ह्यूज कंपनी है उसको लिया है ब्रिटानिया, और इन्होंने अच्छे प्राइस पे लिया है, मतलब एक्चुअली करेक्ट हो गया उसके बाद स्टॉक, तो उन्होंने थोड़ा सा मतलब जल्दी ले लिया, थोड़ा रुकना चाहिए था करेक्शन के लिए। बाकी स्टॉक तो बहुत बढ़िया है, अभी 3500 पे इन्होंने लिया है, आराम से ये स्टॉक 5000 तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि फूड कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स हैं इनके। तो मुझे ऐसा लगता है कि FMCG सेक्टर चलता ही रहेगा जब तक इंसान इस धरती पे है, तो इन जैसे स्टॉक को आपको पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। आगे देखते हैं, कैडिला हेल्थ केयर को लिया है 640 के प्राइस पे अभी चल रहा है, यहाँ पे भी करेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। 657 पे इन्होंने 4 क्वांटिटीज़ लिया है। तो कैडिला हेल्थ केयर काफ़ी अभी तो उनका वैक्सीन भी परमिशन के लिए ग्रांट करने वाला है गवर्नमेंट, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल कैडिला हेल्थ केयर के आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए स्टॉक्स। लेकिन फ़िलहाल कोविड का टाइम चल रहा है, कभी भी प्रॉफिट में सारी कंपनियां है हेल्थ केयर की, तो मुझे लगता है यहाँ पर हेल्थ केयर का भी स्टॉक रखना चाहिए, कैडिला हेल्थ केयर। लेकिन कौन सा स्टॉक रखना चाहिए थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन किया है कैडिला हेल्थ केयर का कुछ और कंपनियों से, जैसे कि ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, सन फार्मा, सिप्ला, ऑरबिंदो फार्मा। तो इस जैसे दिग्गज कंपनी के साथ मैंने थोड़ा सा इसका कंपैरिजन किया है, देखते हैं किसका रिटर्न ज़्यादा आता है। तो 1 ईयर की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है कैडिला हेल्थ केयर ऑलमोस्ट, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिटर्न है 78% का। बाकी आपको फार्मास्यूटिकल में एक साल में थोड़े से कम रिटर्न्स यहाँ पे दिखाई देंगे, ग्लेनमार्क्स, देन सन फार्मा, सिप्ला वगैरह, तो ये सब नीचे रह जाते हैं कैडिला हेल्थ केयर से। 5 साल की मैं अगर बात करूँ तो 5 साल में यहाँ पर थोड़ा सा गेम चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिप्ला यहाँ पे लीड कर रहा है, सिप्ला के बाद कैडिला हेल्थ केयर, और फिर उसके बाद है ऑरबिंदो फार्मा। तो मुझे लगता है कैडिला हेल्थ केयर इतनी भी ख़राब कंपनी नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसको आपको लॉन्ग टर्म में के लिए होल्ड करना चाहिए। 1 साल में भी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और 5 साल में भी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 100, 200, 1000% तक के रिटर्न्स मिलेंगे। 100% के अंदर आपको यहाँ पे रिटर्न्स मिलेंगे। बाकी मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा गेम चेंज हो रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो सन फार्मा और ऑरबिंदो फार्मा का लॉन्ग टर्म में मतलब 10 साल 15 साल के लिए रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा रहे। तो ये हो गया कैडिला हेल्थ केयर 5 साल तक के लिए आपका अगर आप होल्ड करते हो, मैं बोल रहा हूँ 5 साल के लिए अगर आप होल्ड करते हो तो आपको 75% से ज़्यादा के रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि अभी तक तो कंपनी ने ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड पास में दिखा दिया है। तो अगली कंपनी है दीपक नाइट्रेट, इसको भी आपको होल्ड करना चाहिए, काफ़ी अच्छी कंपनी, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, पूरी तरीके से केमिकल सेक्टर की मतलब लीडर कंपनी होने वाली है। पीडियालाइट के नीचे फ़िलहाल के लिए, लेकिन मार्केट कैप भी इसका अच्छा है, ROC ROE रेशियोज़ भी काफ़ी अच्छा है, तो मुझे लगता है इस को भी होल्ड करना चाहिए। बाकी मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक अगर कौन सा है तो है डीमार्ट, क्योंकि डीमार्ट के अभी एक ही क्वांटिटी इन्होंने ली है, काफ़ी अच्छे प्राइस पे लिया है इन्होंने, तो मुझे लगता है डीमार्ट को होल्ड करके रखना चाहिए। और डीमार्ट के जैसे भी आपको करेक्शन में शेयर्स मिले आपको ऐड करते हुए ऐड करना चाहिए डीमार्ट के शेयर्स, क्योंकि सबसे पहले होता क्या है ना, डीमार्ट का जो एक बेनिफिशियरी एक ऐसी चीज़ है कि डीमार्ट एक तो जो भी उनके शॉप्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने खुद के ऑन किए हुए हैं, कभी भी वो रेंट पे नहीं लिए है, तो उनको रेंट नहीं देना पड़ता महीने के या फिर साल के बाद। तो रिटेल जो हम कहते हैं रियल्टी, तो उसमें भी इनका काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉपर्टी ओनिंग में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। बाकी इसके बात करो तो प्रॉफिट तो बढ़ता ही जा रहा है, शॉप्स काफ़ी खुलेंगे बाद में, काफ़ी इनमें मतलब काफ़ी पोटेंशियल है इस डीमार्ट के स्टॉक में कि आगे जाके आपको ये रॉकेट बनता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है डीमार्ट के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स आपको होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया इनके शॉप बढ़ने वाले हैं। सिर्फ अभी फ़िलहाल के लिए 50 to 60% यहाँ पे शॉप्स है इंडिया में, तो बाकी के राज्यों में इनके काफ़ी सारे जगह पे यहाँ पे उनके शॉप्स अभी तक खुले नहीं हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी ग्रो होने वाले ये कंपनी।
बाकी सेक्टर लीडर बैंक सेक्टर में HDFC बैंक काफ़ी अच्छी बैंक है। इनका ROC कुछ खास ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सेक्टर लीडर है। कभी भी मतलब इंडिया को अगर चलाना है तो बैंकिंग सेक्टर चलना चाहिए। काफ़ी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर इकोनॉमी निर्भर करती है। तो मुझे लगता है आपको HDFC बैंक के जैसे ही करेक्शन में स्टॉक्स मिलेंगे आपको उठा लेने चाहिए। HDFC लाइफ अगेन ये गेम चेंजिंग स्टॉक हो सकता है। आपको ये मतलब मल्टी बैगर स्टॉक है, क्योंकि फ़िलहाल के लिए ये करेक्शन में मिल रहा था, अभी थोड़ा सा करेक्शन के बाहर चल रहा है। बट ये इसकी अच्छी बात ये है कि लाइफ इंश्योरेंस लोग खरीदेंगे, काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी लाइफ इंश्योरेंस की। तो मुझे लगता है HDFC लाइफ काफ़ी अच्छा स्टॉक होने वाला है। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं काफ़ी ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आपको एक एक स्टॉक के बारे में मैं बता रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंस है उस स्टॉक का। FMCG सेक्टर की और एक दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर को इन्होंने लिया है। तो मुझे लगता है काफ़ी बेहतरीन ये कंपनी है, बिल्कुल आपको यहाँ पे होल्ड करके रखना चाहिए। सेक्टर लीडर है तो आपको शॉर्ट टर्म में ली, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा करके देगी। बाकी इन्होंने लिया है इस पोर्टफोलियो का सबसे बेहतरीन स्टॉक, मतलब सबसे मल्टीबैगर स्टॉक हम कह सकते हैं, IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो कि 225 रुपये के प्राइस पे इन्होंने लिया था। अभी प्राइस इसकी हो चुकी है 400 रुपये करीब आसपास, और 6 क्वांटिटी इन्होंने लिया था। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी मतलब 20-30 क्वांटिटी अगर और ऐड कर लेते तो इनका प्रॉफिट जो है काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है यहाँ पे। लेकिन काफ़ी अच्छी कंपनी है IEX, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एनर्जी का एक्सचेंज करती है कंपनी। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी इन्होंने अभी निकाल के दिया था रिसेंटली। तो मुझे लगता है इनको IEX को होल्ड करके रखना चाहिए। बिल्कुल ये मल्टीबैगर स्टॉक बनने वाला है। 400, 500, 600% के रिटर्न्स बिल्कुल दिखाई देगा यहाँ पे। IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस को भी होल्ड करके रखना चाहिए। काफ़ी अच्छे प्राइस पे इन्होंने ख़रीद लिया था। बाकी उसके बाद तो अपर सर्किट लगते गया इस स्टॉक में, और बिल्कुल ये इस तरीके से स्टॉक बढ़ते गया। और इन्फोसिस का अभी का प्राइस चल रहा है 1562 रुपये, 647 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 16% का। काफ़ी अच्छा और भी प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा, होल्ड करके रखना चाहिए। और जैसे ही करेक्शन आए आपको इस स्टॉक में एडिशन करते हुए रहना चाहिए। IRCTC सबसे बेहतरीन यहाँ पे, ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, इसको मैं बहुत बार रिकमेंड करता हूँ लोगों को। IRCTC स्टॉक को आपको रखना ही चाहिए। बिल्कुल इसका IPO आया था मुझे लगता है, और काफ़ी कम वहाँ पे प्राइस मिले थे। उसके बाद ऐसे भागा है ये स्टॉक कि भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी 2000 पे चल रहा है, थोड़ा सा पी रेशो भी ज़्यादा है, मतलब ठीक ठाक है, 2200 पे चल रहा है ऑलमोस्ट। तो काफ़ी अच्छे प्राइस पे इन्होंने खरीद लिया था, मुझे लगता है होल्ड करके रखना चाहिए था। और तब ज़्यादा क्वांटिटी, एक्चुअली इस स्टॉक का पोर्टफोलियो का थोड़ा सा एक मतलब मैं बोलता हूँ माइनस पॉइंट ये है कि इन्होंने काफ़ी अच्छे कंपनीज तो लिए है, लेकिन उसमें जो निवेश है काफ़ी कम है, मतलब निग्लिजिबल है। 1-2 स्टॉक उन्होंने लिए। तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स लेने चाहिए। भले ही आप 10 स्टॉक्स रखो आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन निवेश अच्छा खासा होना चाहिए। ओके। बाकी इसके बाद IRFC, इसके बारे में काफ़ी लोग श्योर नहीं है क्योंकि लगातार स्टॉक की प्राइस गिर रही है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, फ़िलहाल के लिए इन्होंने रिसेंटली इन्वेस्ट किए 3 स्टॉक्स, बाकी टोटल क्वांटिटी हो गई 12 की। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को भी आपको होल्ड करके रखना चाहिए। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है IRFC, और बिल्कुल इसको होल्ड करके रखना ही चाहिए आपको। 26 पे इसका रेजिस्टेंस बार बार लग रहा है, क्योंकि जो इसका IPO प्राइस आया था वो 26 का वहाँ पे था, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस लग रहा है, लेकिन कभी भी आगे भाग सकता है। और बिल्कुल और आपको IRFC को होल्ड करके रखना चाहिए। ITC की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि ITC के रिटर्न्स बहुत कम होते हैं। वैसे आपको डिविडेंड चाहिए तो बिल्कुल आपको ITC की आप खरीदारी आप उसमें करेक्शन में करके चल सकते हो। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा कि जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं आपको करेक्शन में ही खरीदने हैं। अगर आप हायर प्राइस पे खरीदेंगे तो आपको बिल्कुल आप लॉस में भी जा सकते हो, तो उसका ज़रा ध्यान में रखना है आपको। बाकी मारिको ये मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। ITC के स्टॉक्स अगर आप मतलब 2000 रुपये अगर आप अपने ITC में इन्वेस्ट किया है तो मुझे लगता है मारिको और डाबर में आपको इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि इसके जो रिटर्न्स है वो ITC के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो मुझे लगता है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है, ROE भी अच्छा है। तो मुझे लगता है मारिको और डाबर इन दोनों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ITC को ना करते हुए। ओरिएंट इलेक्ट्रिक एक और दिग्गज अच्छी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन कभी भी ये कंपनी दिग्गज बन सकती है, ठीक है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। स्टॉक प्राइस 333 पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई प्राइस पे इन्होंने स्टॉक लिया, तो अभी लॉस में आपको
दिखाई देगा, लेकिन 308 रुपये का यहाँ पे मतलब 330 पे आते हुए इसको रेजिस्टेंस लग जाता है ऑलमोस्ट। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इनको होल्ड करना चाहिए, बिल्कुल ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगा ये स्टॉक कुछ ही महीनों में। तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ केमिकल कंपनी की एक और दिग्गज कंपनी, बिल्कुल आपको इसको भी होल्ड करना चाहिए। फेविकॉल और मोनोपोली इस कंपनी की यही है कि मोनोपोली में है कि फेविकॉल और फेविस्टिक जैसी जो प्रोडक्ट्स है बाकी किसी कंपनी के पास नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा इस प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में। तो मुझे लगता है बिल्कुल प्रॉफिट में है कंपनी और आगे भी प्रॉफिट में ही रहेगी। शेयर प्राइस इसका बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अगर ऐसे ग्राफ है तो बिल्कुल ऐसे ही इसका शेयर प्राइस चलेगा, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे होल्ड करके रखना चाहिए। प्रिंस पाइप की मैं बात करूँ तो एस्ट्रल और प्रिंस पाइप की मैंने कंपैरिजन की थी। बिल्कुल एस्ट्रल के लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन प्रिंस पाइप के भी रिजल्ट्स कुछ बुरे नहीं है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स है। अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। प्रिंस का पाइप को भी आपको होल्ड करके रखना चाहिए। रेडिको खैतान ये कंपनी है, तो इसको मुझे लगता है ये बेवरेजेस की कंपनी है, थोड़ा सा दारू वगैरह की कंपनी है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, ठीक है। अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स ये सेल करता है, तो बहुत बढ़िया कंपनी है। बाकी यूनाइटेड स्पिरिट्स को भी आप सेक्टर लीडर जो है यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड बेवरेज उसको भी लेके चल सकते हो। वरिन बेवरेज भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन रेडिको खैतान को आपको होल्ड करना चाहिए। रिलैक्सो फुटवेयर में रिलैक्सो की अगर मैं बात करूँ तो फुटवेयर में जो है मतलब क्या बोल सकते, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो है, सेक्टर लीडर भी है। और इन्होंने इस पोर्टफोलियो की एक और खास बात ऐसी है कि इन्होंने जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, सेक्टर लीडर कंपनियां हैं, उनको खरीद के रखा है। जैसे रिलायंस हो गए, रिलैक्सो हो गया, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ हो गया, तो काफ़ी HDFC बैंक हो गया, एशियन पेंट्स हो गया। काफ़ी अच्छी बात मुझे इस पोर्टफोलियो की लगी कि बिल्कुल डाइवर्सिफाइड तो है, लेकिन बिल्कुल रिस्क मुझे नहीं दिख रहा। IRFC में थोड़ी सी रिस्क है, लेकिन वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, तो इतनी भी ज़्यादा रिस्क नहीं है उसमें, मॉडरेट रिस्क है। तो ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो मुझे नहीं दिख रहा, काफ़ी अच्छी तरीके से बना हुआ है। तो ये बात बिगिनर्स के लिए सीखने लायक होगी। मुझे लगता है कि आपको पोर्टफोलियो बनाना ही है और रिस्क अगर लेनी है तो मॉडरेट रिस्क ले, ज़्यादा रिस्क में ना जाए, राइट। तो उसके बाद रिलैक्सो फुटवेयर की कंपनी, स्पार्क्स वगैरह इनके ब्रांड्स है। स्पार्क्स के अपने शूज़ लिए होंगे, चप्पल लिए होंगे, तो मुझे लगता है बिल्कुल इसको फ्यूचर है, बिल्कुल काफ़ी अच्छी कंपनी है। और स्पार्क्स ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड इनके ब्रांड्स है, बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ चल रहा है जियो पे, ऐसा कहते हैं बहुत सारे लोग। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे कुछ बात करते हैं। बिल्कुल जियो पे निर्भर नहीं है, पेट्रोकेमिकल सेक्टर में भी है, काफ़ी सारे डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स ओन करती है खुद कंपनी, काफ़ी सारे ब्रांड्स ओन करती है। तो मुझे लगता है रिलायंस को भी होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि अभी 5G आने वाला है, बिल्कुल प्रॉफिट में जाएगी कंपनी। अगर ये अच्छे अगर ऑफर्स कस्टमर्स को देती है, जैसे पिछली बार दिया था कि रिलायंस इज़ फ्री, जियो इज़ फ्री फॉर 1 ईयर, तो मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों ने रिलायंस जियो के कार्ड ले लिए। और अगर कोई इंसान अगर सिम कार्ड लेता है या फिर नंबर लेता है कोई, तो उसको जल्दी से चेंज नहीं कर पाता। अगर आपने आइडिया का सिम कार्ड लिया और आपने वो व्हाट्सएप नंबर उसको आपने यूज़ कर लिया, तो ऑफिशियली अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप का नंबर चेंज कर देना उसके लिए मतलब उस पर्सन के लिए अच्छा नहीं होता। तो अगर जियो का आपने नंबर ले लिया 1 साल के लिए फ्री, तो बिल्कुल 80% लोग या फिर 80% चांसेस ऐसे कि वो लोग आगे भी जियो को कंटिन्यू करेंगे। तो यही चीज़ जियो ने वहीं पे वहाँ पे थोड़ा सा उनको दिमाग में आया होगा कि अगर हम 1 साल के फ्री भी देते तो अगले 2 साल के लिए हमारा मतलब अगले सारे जितने भी साल आएंगे उसमें प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे, और उसके वजह से क्या हुआ कि भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तो अभी मर्ज हुए, लेकिन आइडिया जैसी कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस देखना पड़ा। चलिए, तो ये हो गया। बाकी SBI कार्ड बिल्कुल SBI कार्ड में मैं आपको 2-3 स्टॉक यहाँ पे बता देता हूँ। SBI कार्ड हो गया, HDFC लाइफ हो गया, IRCTC हो गया, ठीक है, HDFC लाइफ, हाँ, IRCTC हो गया। ये जो है ना, ये बिल्कुल सेक्टर लीडर ये लोग बनने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में, आप कार्ड सेक्टर में, क्योंकि SBI कार्ड को कोई टक्कर देने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो SBI कार्ड मोनोपोली लेके बैठा हुआ है, तो मुझे लगता है IRCTC भी मोनोपोली लेके बैठा हुआ है। मुझे लगता है आपको होल्ड करना चाहिए SBI कार्ड। अभी करेक्शन में मिल रहा है, ऐड कर लो जितने भी स्टॉक्स आपको ऐड करने हैं। सुप्रीम पेट्रोकेमिकल के बारे में मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि इनका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन आगे जाके क्या होगा ये मैंने अभी तक तो नहीं बता सकता। बाकी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, इसको भी आप होल्ड कर सकते हो। वन ऑफ द अगेन सेक्टर लीडर टाइटन
ज्वेलरी सेक्टर में काफ़ी लीडिंग एज पे है, और मुझे लगता है ये कंपनी फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया की जो मतलब इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, तो उसका जो उनका जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा होगा, तो लोग दागिना वगैरह मतलब ख़रीदारी करेंगे, देन ज्वेलरीज, देन वॉचेस, और लाइफस्टाइल अच्छी होगी तो बिल्कुल पैसा आएगा तो लाइफस्टाइल अच्छी होगी, और इन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। टाइटन कंपनी को आप बिल्कुल आँख बंद करके होल्ड करिए, और जैसे भी करेक्शन में मिले स्टॉक्स को ऐड करते रहिए। फिलहाल के लिए तो ये अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन आगे भी ये स्टॉक करेक्शन में जा सकता है। ऑटो सेक्टर की बात करूँ तो ऐसा होता है कि जब भी इकोनॉमी डाउन होती है ना, तो सबसे ज़्यादा अगर इकोनॉमी जैसे उठने लगे तो सबसे ज़्यादा पहले चलता है स्टील सेक्टर, उसके बाद चलता है ऑटो सेक्टर। ओके, तो ऑटो सेक्टर का ऐसा है कि अगर इकोनॉमी डाउन है तो ऑटो सेक्टर डाउन है, अगर इकोनॉमी अप जा रही है तो ऑटो सेक्टर अप जा रहा है। तो बेसिकली इस तरीके का इनका ग्राफ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग का ग्राफ हो गया। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो बिल्कुल आप ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो। टाटा मोटर्स हो गए, मारुति सुजुकी हो गए, और अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है टाटा ऑटो सेक्टर में, तो आप सेक्टर लीडर को लीजिए, मारुति सुजुकी के लीजिए, अच्छा खासा रिटर्न्स आपको देगा। टीवीएस मोटर फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि मतलब ठीक है, आपने अगर 2-3 क्वांटिटी होल्ड करके रखा है और तो प्रॉफिट में आए तो निकल जाइए, क्योंकि ट्रेडिंग ही मुझे लगता है करना चाहिए ऑटो सेक्टर में। बाकी अगर मैं बात करूँ वोल्टास की, एक सेकेंड ना, वोल्टास की अगर बात करूँ तो हाँ, ये भी सेक्टर लीडर होने वाला है, या फिर वोल्टास काफ़ी अच्छा शेयर है, क्योंकि एसी की डिमांड बढ़ने वाली है। मैंने जैसे कि बताया, इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, गर्मी ज़्यादा पड़ती है इंडिया में, तो बिल्कुल एसी बहुत लोग खरीदेंगे, और मुझे लगता है वोल्टास इंडियन कंपनी है, तो इंडियन या फिर मेड इन इंडिया जो भी चल रहा है उसका फ़ायदा वोल्टास को काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। और कंपनियों से जैसे सैमसंग हो गया, देन हायर हो गया, देन बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं, तो उस तरीके का जो फ़ायदा है वो वोल्टास को मिलेगा। आपको आँख बंद करके होल्ड करना चाहिए। फ़िलहाल के लिए बिल्कुल करेक्शन में मिल रहा है, अगर आपको करेक्शन में मिल रहा है तो आपको वहाँ पे ख़रीदारी कर लेनी चाहिए। तो ये हो गया बेसिकली लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो। आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने बनाया है। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ ये सेल करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेड करते हैं। तो 2-3 स्टॉक्स इन्होंने ऐसे किया है, तो मुझे लगता है इनका जो पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाइड है, काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है। टोटल 26 स्टॉक्स हैं जैसे कि हमने देखा, तो मुझे लगता है आँख बंद के इनको आप ये स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए। जिस जैसे करेक्शन आए वैसे से इसमें ऐड कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो वैल्यू करता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।